नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हेल्थ केयर में हम लोग चर्चा करेंगे आँख के ऊपर, आँखों के सामान्य देखभाल, उससे जुड़ी बीमारी, उसका निदान और साथ ही कई भ्रांतियाँ भी हैं चश्मा को लेकर, पावर को लेकर। तो पावर का कारण क्या है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, चश्मा पहनना सही है या नहीं है, इस तरह के कई तरह के आजकल प्रश्न उठ रहे हैं क्योंकि नए नए सर्जरी के मेथड हो गए। उससे लोग चाहते हैं कि हम आँखों का पावर ठीक कर लें और चश्मा नहीं पहने। तो उन बिंदुओं पर भी बात करेंगे। साथ ही कंप्यूटर के आने से कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी एक नई तरह की आँखों की बीमारी है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही कैटरेक्ट और जो अन्य बीमारी है कॉर्निया से जुड़े हुए और डायबिटिक रेटिनोपैथी, इन सब पर आज बात करेंगे। और स्टूडियो में बातचीत के लिए हैं डॉक्टर कपिल अर्नेजा, आप जाने माने कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं और दिल्ली के एक बड़े आई हॉस्पिटल में अभी कंसल्टेंट हैं। तो मैं समझता हूं कि उनका ज्ञान और अनुभव हम लोग को यह समझने में लाभदायक साबित होगा कि आँखों को कैसे सही से देखभाल किया जाए और किस तरह से अगर आँखों की कोई बीमारी हो तो उससे मुक्ति पाया जा सकता है। तो इस उम्मीद के साथ डॉक्टर अर्नेजा को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम है सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपको इन जनरल आई केयर के बारे में कुछ बता पाऊँ। तो सबसे पहले मैं आई केयर में सिर्फ थोड़ा सा जाने से पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहूँगा कि हम जो देखते हैं वो बेसिकली हमें जो नज़र आ रहा है वो कैसे नज़र आ रहा है। तो जैसे हम कोई भी हम आकृति देखते हैं, वो सबसे पहले आकृति हमारे आँख के थ्रू जाती है। सबसे पहले हमें कॉर्निया के थ्रू वो आकृति जाते हुए हमारे लेंस के थ्रू अंदर रेटिना पे प्रकाशित होती है और रेटिना के थ्रू वो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में जाती है और वो हमें फिर ये इंटरप्रेट करता है कि वो क्या चीज़ है, कि हम कोई फूल देख रहे हैं या कोई पिक्चर देख रहे हैं, वो कैसे है। अगर इसमें हमारा कॉर्निया, लेंस और ये सब कुछ ठीक होगा तो जो हमें पिक्चर दिखाई देगी वो बिल्कुल साफ़ दिखाई देगी। लेकिन अगर जैसे आजकल हमारे यहाँ पेरेंट्स आ रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे को ये चश्मे का नंबर क्यों आ गया है, तो मैं यही क्लियर एक करना चाहूँगा कि जो ये चश्मे का नंबर है ये कोई एक डिज़ीज़ नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ग्रोथ की वजह से ये आता है। अगर जैसे जैसे बच्चे की हाइट बढ़ती है वैसे वैसे आँख की ग्रोथ भी होती है, तो आँख की ग्रोथ की वजह से ये नंबर आता है। अगर वो आँख की ग्रोथ बिल्कुल यूनिफॉर्म हो रही है तो उसमें कोई किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो जैसे लंबाई में थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी जैसे हाइट ब्रेड्थ होती है, उसमें थोड़ा सा भी अगर उसमें वो होगा तो उसमें चश्मे का नंबर आएगा। तो उसमें वो भिन्न भिन्न प्रांत के, भिन्न भिन्न तरह के वो हैं। जैसे कि सबसे पहले एक है ये मायोपिया। इसमें जो हमारी आकृति जो बनती है वो रेटिना पे ना बन के उसके आगे बनती है थोड़ी सी, तो उस कारण जो रेटिना पे जो हमारी इमेज बन रही है वो थोड़ी धुंधली बन रही है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई बीमारी की वजह से ये है, जस्ट जो हमारी आईबॉल की जो ग्रोथ हुई है वो पूरी तरह से नहीं हुई है, इस वजह से जो इमेज बन रही है वो रेटिना से थोड़ी सी आगे की तरफ बन रही है। तो इसको हम जस्ट एक ऊपर से अगर हम लेंस दे देंगे तो वो बिल्कुल साफ़ बनेगी। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा है वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें जो आईबॉल की ग्रोथ है वो थोड़ी कम हुई है और उस वजह से जो इमेज बन रही है वो रेटिना के पीछे की तरफ को बन रही है। और इसको हमने ठीक करने के लिए सिर्फ आगे से हम ऊपर से कॉन्वेक्स लेंस दे देते हैं, जिसकी वजह से वो इमेज जो है वो पूरी रेटिना पे साफ बनती है। तो सिर्फ एक चश्मे ऊपर से देने से बिल्कुल इमेज साफ बनेगी। तो इसलिए ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी चश्मा लगाने से अगर विजन 6/6 है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें या तो हमारा मायोपिया हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है या एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। इसमें हम भिन्न भिन्न लेंस लगा के उसको विजन को हम ठीक कर सकते हैं, कि जैसे हम मायोपिया में माइनस का लेंस दे के विजन को क्लियर कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में प्लस का लेंस दे के उसको क्लियर कर सकते हैं, और एस्टिग्मेटिज्म में थोड़ा सिलेंड्रिकल पावर होता है। तो इसमें किसी भी किस्म में ये नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है। नॉर्मली पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये नंबर पहला आया क्यों और दूसरा ये अच्छा है या ख़राब है। देखिए, नंबर कोई अच्छा या ख़राब नहीं होता है।
अगर आप उससे, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर विजन 6/6 है, आपका पीछे का पर्दा ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो दूसरा एक हमारा आजकल जो मेन चल रहा है वो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। इसमें बेसिकली क्या है कि जो हमारी नई युवा पीढ़ी है उसमें वो कंप्यूटर जो यूज़ कर रहे हैं वो 6 से 8 घंटे प्रतिदिन बैठते हैं कंप्यूटर के आगे, और उसके वजह से उनमें जो आ रहे हैं सिम्टम्स, वो कहते हैं कि एक तो हमें आई स्ट्रेन बहुत होता है, हेडेक बहुत होता है, एक इरिटेशन बहुत होती है कि आँख में ऐसा लगता है जैसे कि कोई सैंड लाइक फीलिंग है उनको। तो बेसिकली ये सारे सिम्टम्स जो हैं कि आपको कम थोड़ा सा धुंधला दिखना, स्ट्रेन का ज़्यादा लगना, हेडेक होना, और थोड़ा सा आपको जैसे इरिटेशन होना आँख में, या आपको थोड़ा सा जैसे कलर परसेप्शन में थोड़ी सी कमी आना, तो ये सारा किसके, कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगर आप 6 से 8 घंटे कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं तो उसकी वजह से ये आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होगा। नॉर्मली ये होता क्यों है, इसके कारण क्या क्या हैं? अगर आप बहुत देर तक कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं तो उसकी वजह से आपका जो ब्लिंक रेट है, नॉर्मली जो हम पलक झपकने का जो रेट है वो 14 से 20 के करीब होता है। तो अगर ये आप अगर लगातार बैठ रहे हैं कंप्यूटर पे, तो जो 14 से 20 का है वो कम हो के 10 से 12 का या उससे भी कम हो सकता है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारी टीयर फिल्म है, वो टीयर फिल्म पूरी आँख पे अच्छी से स्टेबलाइज नहीं हो पा रही है। उस वजह से अगर टीयर फिल्म स्टेबल नहीं है तो आँख में वो ड्राई स्पॉट्स बनेंगे, और ड्राई स्पॉट्स बनेंगे तो फिर उससे आपको जो लगेगा कि कभी इरिटेशन हो रही है, कभी आप जब भी पलक झपकेंगे तो आपको लगेगा कि अंदर कुछ कुरकुरा कुरकुरा सा लग रहा है। ठीक है। तो इसका आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो एक आपको एक जो कंप्यूटर का आपका लेवल है वो थोड़ा आँख के लेवल से नीचे होना चाहिए। और दूसरा, आप अगर जैसे आपको पता है कि आज मुझे 6 से 8 घंटे कंप्यूटर पे काम करना है, तो कोशिश कीजिए कि हर 20 मिनट में थोड़ा छोटा छोटा ब्रेक लीजिए। उसके लिए हमने क्या किया कि हम पेशेंट को आई ड्रॉप्स देते हैं, जो कि मेडिसिनल ड्रॉप नहीं है, एक आर्टिफिशियल टीयर्स हैं, आंसू हैं जो हम बाहर से दे रहे हैं। और उससे वो क्या होगा कि एक तो आपका ब्रेक आपको लेना पड़ जाएगा कि आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, अपनी आँखों को कंप्यूटर स्क्रीन से हटा लेंगे, और कंप्यूटर से जैसे आप हटाएंगे आप उसमें आँखों में ड्रॉप डालिए, और ड्रॉप डालेंगे तो उससे जो आपकी टीयर फिल्म है वो स्टेबलाइज होगी, और आपको दोनों हो जाएंगे कि ब्रेक भी हो गया, आपकी टीयर फिल्म भी स्टेबल हो गई, तो उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी वो आपको कम आएगी। तीसरा जो अब मेन आजकल जो चल रहा है वो कह रहे हैं कि हम जो चश्मा लगा रहे हैं उसमें कोई हम एंटी ग्लेयर या एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाला चश्मा हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपका चश्मा जो है कोई पावर का है तो बेटर है कि आप उसी में आप ARC कोटिंग या कुछ भी वो लगा सकते हैं। अगर आपका कोई पावर नहीं है तो आप एक स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक एंटी ग्लेयर कोटिंग का एक लगवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये जो रिफ्लेक्शन कंप्यूटर स्क्रीन से पड़ती है वो काफ़ी कम हो जाएगी। एक और अब हमारा जो आ रहा है, जो मेन जो लोग हमसे पूछते हैं कि कैटरेक्ट के बारे में, कि अगर जैसे कैटरेक्ट है तो उसका हमें सिम्टम क्या आएगा, तो उसका सबसे पहला सिम्टम है कि आपको धुंधलापन दिखेगा। आपको जो अगर आप बाहर जाएंगे तो उसकी लाइट की चौन जो है, ग्लेयर जो है वो ज़्यादा दिखेगी। इसके अलावा और क्या सिम्टम हो सकते हैं? रात को थोड़ा सा कम दिखना, रोशनी का ज़्यादा लगना, या जो भी कलर्स हैं वो कंपैरिजन में आप जैसे पहले देख पा रहे थे उसमें से कलर्स आपको थोड़े से फेडेड दिखेंगे, थोड़ा सा उनमें धुंधलापन भी रहेगा। तो नॉर्मली जो कैटरेक्ट है ये 50 की उम्र से बाद में आता है। अगर वो 50 से पहले है तो हमें कई कारणों को रूल आउट करना होता है, जैसे कोई चोट लगती है कि आँख में कोई चोट लगेगी, उसकी वजह से कैटरेक्ट हो सकता है। अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या अगर आपको कोई और बीमारी है उसकी वजह से आँख में सूजन रहती है तो उसकी वजह से कैटरेक्ट हो सकता है। लेकिन अब कैटरेक्ट का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी है। अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कैटरेक्ट को काट सके। लोग हमसे आके पूछते हैं ये होम्योपैथिक में सिनेरिया है या और कोई दवाइयाँ हैं वो कैटरेक्ट काट सकती है, नहीं काट सकती है। उसके बारे में अभी तक एलोपैथी में सिर्फ ये है कि सर्जरी इज़ दी ओनली ट्रीटमेंट फॉर कैटरेक्ट, और जो सर्जरी है वो भी कोई बहुत लंबी चौड़ी सर्जरी नहीं है। आजकल जो तकनीक हमारे पास है लेज़र की, जो आप लेमन लैंग्वेज में लेज़र कहते हैं, वो फेको इमल्सिफिकेशन है, जिसमें बिना टांके की सर्जरी है।
हार्डली 10 से 15 मिनट का ऑपरेशन होता है और उसमें आपका लेंस डाल के जो रोशनी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कैटरेक्ट का है, आपको कुछ नहीं करना, आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। आपको अगर दिक्कत ज़्यादा आ रही है, चश्मे में अगर आपको धुंधलापन दिख रहा है, तो आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। और एक दूसरा अब ये है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी उन लोगों में जिनमें डायबिटीज़ है। आजकल जो हमारे इंडिया में, हमारे देश में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो डायबिटीज़ का जैसे आप अपना शुगर कंट्रोल करते हैं, वैसे ही एक आप आँख के डॉक्टरों को हर 6 महीने में आप अपना रूल बना लीजिए कि एक बार उनको दिखाना ही दिखाना है। अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, अगर वो ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो वो आपकी आँख के लिए, किडनी के लिए, शरीर के लिए हानिकारक है। तो एक तो आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है, और डायबिटीज़ की वजह से ही पीछे पर्दे पे, रेटिना पे फ़र्क आ जाता है, उस पर निशान बन जाते हैं। तो जितनी जल्दी हम उनको पकड़ पाएंगे, हमें पता चलेगा, तभी हम बहुत जल्द उनका इलाज भी कर पाएंगे। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि रेटिना में जो ये पीले पीले जो स्पॉट्स हैं, ये नॉर्मली नहीं होते हैं, और डायबिटीज़ की वजह से ये पीले स्पॉट से ये बन जाते हैं, जो कि एक ब्लड वेसल्स की लीकेज की वजह से होते हैं। अगर ये हमें समय पर पता चल जाते हैं, तो हम इनका अनुकूल इलाज कर सकते हैं, इनका लेज़र किया जा सकता है। तो इसलिए डायबिटीज़ में आपको ये मानना पड़ेगा कि हर 6 महीने में आप कोशिश करके आप अपने एक आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाइए। उनको कहिए कि हमें एक बार पर्दे की जांच ज़रूर करवानी है। ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं काला मोतिया की, ग्लॉकोमा की। ये काला मोतिया डिफरेंट है सफ़ेद मोतिया से। कैटरेक्ट को हम सफ़ेद मोतिया बोलते हैं और ग्लॉकोमा को हम काला मोतिया बोलते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो कैटरेक्ट है, वो जो लेंस में सफ़ेदी आ जाती है, उसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। ग्लॉकोमा में जो है वो आँख का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। आँख के प्रेशर बड़े होने की वजह से जो हमारी नस होती है, आँख से एक नस होती है जो कि हमारे दिमाग की तरफ जाती है, उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से धीरे धीरे उसमें कम नज़र आना शुरू होता है। तो ये आपको जो लगेगा उसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आपको नहीं आएंगे, जस्ट आपको एक फील्ड लॉस आएगा। जैसे कि अगर हम सामने देख रहे होते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हमारे आसपास क्या चीज़ें पड़ी हैं, बिना उनकी तरफ मुंह को हिलाए, बिना उनकी तरफ आँख को घुमाए, तो ये धीरे धीरे जो हमारी फील्ड ऑफ विजन है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसका सिर्फ ये है कि आपको एक बार अपने आई डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। स्पेशली अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है ग्लॉकोमा की, काला मोतिया की, तो उनमें थोड़ा सा ये प्रेवलेंस बढ़ जाता है। तो उस लिए आपको चाहिए कि आप फिर आई डॉक्टर के पास एक बार जाके अपना आई चेकअप ज़रूर करवाएं, ताकि आपका ये काला मोतियाबिंद रूल आउट हो सके। अब इसमें हम दवाइयों से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं और सर्जरी से भी, तो वो आपके डॉक्टर आपको बता पाएंगे। फिर एक कंडीशन है एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। ये जो होता है, ये आँखों में उम्र की वजह से जहाँ पे हमारी रोशनी बनती है, उस रोशनी के उस सेंटर को हम जो मैकुला बोलते हैं, मैकुला में जो उम्र की वजह से कुछ निशान बन जाते हैं, ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपका उम्र की वजह से आता है, हेरिडिटी की वजह से आता है। उसकी वजह से थोड़ा जो विज़न है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और इस वजह से आपको जो है, जो दूर का है वो धुंधला दिखेगा, जब आप पढ़ेंगे वो आपको कम दिखेगा। तो इसके लिए आपको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसमें एक और सिम्टम है जो मोस्ट कॉमन होता है कि आपको जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी तिरछी आड़ी टेढ़ी नज़र आएंगी। जो हम जैसे टीवी देख रहे हैं या क्या है, जो नॉर्मल चौकोर आकार का है, वो चौकोर आकार का ना होके हमें आड़ा टेढ़ा नज़र आएगा। अगर वैसा आ रहा है तो इट मीन्स कि आपके जो मैकुला पे है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो उस वजह से आपको एक बार आई डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अब मैं बच्चों के बारे में, जैसे पहले एक बार बात कर चुके हैं सिर्फ चश्मों के लिए, वैसे ही एक बार दोबारा से हम बच्चों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। बच्चों में अगर थोड़ा सा भी कुछ हो कि नंबर है या कुछ है, तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। चश्मे के बारे में तो मैं जैसे पहले एक बार बात कर चुका हूँ कि चश्मे आपको, अगर बच्चा अगर ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, सबसे पहले आपको उनकी क्लास में पता चलेगा कि बच्चा अगर क्लास में आपकी उनकी टीचर बताती हैं कि
जो अगर हम पीछे बिठाते हैं बच्चे को तो वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, वो ब्लैक बोर्ड से ठीक नोट नहीं कर पा रहा है। तो उसका तो यही है कि आपको एक बार चश्मे की जांच करवानी चाहिए, चश्मे का अगर जो भी नंबर आता है वो लगाना चाहिए। दूसरे और क्या क्या इसमें बच्चों में हम मेनली देख सकते हैं कि अगर वो काम करते हुए उनकी एक आंख थोड़ी सी तिरछी हो जाती है तो आपको एक बार आई डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। या अगर बच्चा अगर कुछ भी पढ़ रहा है तो वो नॉर्मली सीधा ना देखते हुए हेड टर्न करते हुए एक आंख से कोशिश कर रहा है ब्लैक बोर्ड को देखने की या किसी और चीज़ पढ़ने की, तो भी उसमें जैसे आंख में तिरछापन हो सकता है, बच्चे को एक आंख से शायद पूरा साफ ना दिख रहा हो, इस वजह से वो दूसरी आंख को ज़्यादा ज़ोर दे के ज़्यादा उसमें प्रेशर डाल रहा है। तीसरा, आजकल बच्चों में एलर्जी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर बच्चे में कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि वो बार बार अपनी आंखों को रब कर रहा है, आंख में अपना हाथ मार रहा है, तो आपको एक बार आई डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। क्योंकि आई रबिंग की वजह से आपको सिर्फ ये लगे कि आंख में थोड़ी सी भी लाली हो, पानी आ रहा है या बच्चा रबिंग ज़्यादा कर रहा है, तो इसका एलर्जी से बहुत ज़्यादा रिश्ता हो जाता है। तो एलर्जी जो है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अगर ये हमने टाइम से नहीं ठीक की या इसको हमने देर की तो कल को ये केरेटोकोनस और कॉर्निया की प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए आपको एज अ पेरेंट ये ख्याल रखना होगा, और बच्चे में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। तीसरा, एक आजकल जो ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, लेज़ी आई जिसको हम बोलते हैं, एम्ब्लॉयपिया। इसमें क्या होता है कि बच्चे की नॉर्मली एक आंख जो है वो थोड़ा कंपैरिजन में कम देखती है दूसरी आंख के मुकाबले में। इसमें नॉर्मली हम जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, दोनों आंख खोल के काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कम दिख रहा है या साफ दिख रहा है। अगर बच्चा एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि अरे मेरे को तो एक आंख से कम दिख रहा है, एक आंख से ज़्यादा दिख रहा है। तो ये आपको थोड़ी एक एक्टिविटी, अगर हमें ये जितनी जल्दी पता चल जाती है तो वो थोड़ा हमारे लिए ट्रीट करना आसान हो जाता है। तो अगर इसको हमने उम्र के जल्दी में ही पकड़ लिया, जैसे लेज़ी आई का अगर हमें पहले पता चल गया 10 साल की उम्र से पहले या 11 साल की उम्र से पहले, तो हम इसमें चश्मे का नंबर दे के पैचिंग करके उसको हम जो कमज़ोर आँख है उसको और ज़्यादा काम करने पे मजबूर कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन अगर ये वो एज क्रॉस हो जाती है, जैसे कि अगर 10 साल, 11 साल, 12 साल की उम्र क्रॉस हो गई है, तो उसके बाद हमारे लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा उसको ट्रीट करना कि जो नंबर है, जो पर्दा डेवलप है, डेवलपमेंट की जो स्टेज है, एक बार वो निकल जाए तो उसके बाद हमारे लिए भी वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको कुछ भी इसमें से सिम्टम लग रहा है कि बच्चा बोल रहा है कि मुझे एक आंख से कम दिख रहा है, दूसरी आंख से साफ दिख रहा है, तो उसे एक बार आई डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है और चश्मे के नंबर के लिए उसे ज़रूर दिखाना है। तीसरा, एक और हमारे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम क्या खाएं? अगर हमें मतलब कोई हम स्पेशल कोई चीज़ खाएं तो आँख की रोशनी किससे बढ़ सकती है, किससे घट सकती है, तो हमें वो बताइए। नॉर्मली एज सच कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आप खाएंगे तो वो आपकी रोशनी बढ़ेगी। आप अपना नॉर्मल डाइट लीजिए, अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी हैं अच्छी क्वांटिटी में लीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप कम खाएंगे तो उससे डेफिशिएंसी होगी, कोई भी चीज़ आप ज़्यादा खाएंगे तो उसका भी नुकसान है। तो इसलिए आप जो है नॉर्मल डाइट में आप अपनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, इन सब को इंक्लूड कीजिए। जो आप पानी पीते हैं, नॉर्मली हम आजकल की इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ में पानी पीना भूल ही जाते हैं, तो उसमें हमें एक रूटीन बनाना चाहिए कि एटलीस्ट 6 से 8 गिलास पानी हम ज़रूर पिएं। फाइबर की मात्रा हमारी डाइट में थोड़ी ज़्यादा हो। दूसरा, जो हम फैट फ्राइड फ्रूट्स हैं, जो फास्ट फूड है, इसको अगर थोड़ा कम कर देंगे तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तीसरा, एक जो और पूछते हैं कि भैया स्मोकिंग और अल्कोहल का हमारी आँख से क्या रिलेशन है। देखिए, कोई भी चीज़ जो हमारी इन जनरल हेल्थ के लिए ख़राब है वो आँखों के लिए भी ख़राब है। जैसे अल्कोहल अगर आप ज़्यादा लेंगे तो उसका आँखों पे भी नुकसान है, आँखों में लालीपन रह सकता है, उसकी वजह से जो हमारे एक प्रोटेक्टिव ग्लूटाथियोन बनता है वो आप हमारा कम हो जाता है, तो उस वजह से भी आँख में नुकसान हो सकता है। स्मोकिंग से हमारे पर्दे पे फ़र्क पड़ सकता है। और अल्कोहल का अभी पीछे हमारे के हॉस्पिटल में 1-2 दिन पहले ही एक पेशेंट आए थे जिन्होंने कहा कि हमने
एकदम से दिखना बंद हो गया। हमने सारा चेक किया तो फिर जब हिस्ट्री में उनसे पूछा तब जाके हमें पता लगा कि उन्होंने अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा ले ली थी, जिस वजह से पर्दे पे अल्कोहल टॉक्सिसिटी हो गई थी और उनको दिखना बंद हो गया था। तो इसलिए हमारी यही आपसे गुजारिश है कि जो अल्कोहल कंजम्पशन है, स्मोकिंग है, अगर आप लेते हैं, रेगुलरली लेते हैं, तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए और एक्सरसाइज आप डेली कीजिए। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट अगर आप रोज़ करेंगे तो उससे एक्सरसाइज से आंखों की ब्लड सर्कुलेशन पे भी फ़र्क पड़ता है। अब मैं थोड़ा सा आपको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस और आई डोनेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अभी पीछे हमारे 25 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक एक आई डोनेशन फोर्टनाइट हमारे हर साल हम एक ये मनाते हैं। इसमें बेसिकली जो थोड़े से आपके मिथ्स हैं वो मैं थोड़ा सा दूर करना चाहूँगा, इसलिए इसको मैंने स्पेशली इसमें इंक्लूड किया है। जो हमारी बेसिकली बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जो हमारा ब्लाइंडनेस है, हमारे देश में करीबन बैकलॉग जो हमारा चल रहा है वो करीबन 1 मिलियन से ज़्यादा बैकलॉग है, लोग हैं जो कि ब्लाइंड हैं, और इसमें हर साल कम से कम 25,000 केसेस और इसमें ऐड होते जा रहे हैं। और सबसे इसमें दुखी करने वाली बात यह है कि इसमें मैक्सिमम चिल्ड्रन हैं और युवा पीढ़ी के लोग हैं। और हमारे अगर इंडिया में ही देखा जाए तो जो आई बैंक्स हैं हमारे पास वो हैं सिर्फ 123, और जो कि सब अगर काम करते हैं तो पर ईयर 40,000 से ज़्यादा आइज़ कलेक्ट नहीं हो पाती हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो हमारे आई बैंक्स हैं 9, और जो आइज़ कलेक्ट हम कर पा रहे हैं वो 2,000 के आसपास ही हो पा रही हैं। हमारे पास ट्रीटमेंट फैसिलिटी की कोई वो नहीं है, ट्रीटमेंट फैसिलिटी हर जगह है, इतने आई हॉस्पिटल्स हैं, इतने आई सर्जन्स हैं, लेकिन अगर जो हमारे में कमी आ रही है वो है कि जो हमारे पास कॉर्निया जो आंखें आ रही हैं वो बहुत कम आ रही हैं। उस वजह से हमारा जो ट्रीटमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता। अगर जो हम देखा जाए तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 2 लाख आँखें, 2 लाख कॉर्निया हमें चाहिए, ठीक है। उसमें जो हमारी एनुअल डेथ्स हो रही हैं वो हो रही हैं 80 से 90 लाख, 80 से 90 लाख डेथ हो रही हैं, लेकिन उसमें से जो एक्चुअली हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं वो सिर्फ हम 1.5% कन्वर्ट कर पा रहे हैं। उनको आई डोनेशन के लिए मोटिवेट बहुत कम हो पा रही हैं। 80 से 90 लाख डेथ्स होती हैं, उसमें से सिर्फ 1.5% ही कन्वर्ट होके अपनी आंखें दे रहे हैं। अगर हम बात करें कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर सिर्फ इंसान अंधा है सिर्फ कॉर्निया की बीमारी की वजह से, तो उसको हम ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं, ऑपरेशन के बाद उसको हम अच्छी रोशनी दे सकते हैं। तो जस्ट अगर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है उसमें जो कारण है जन्म से, वो हो सकता है कि अगर जन्म से उसके कॉर्निया सफ़ेद है, कंजेनाइटल कॉज हो सकता है, माल न्यूट्रिशन किसी खाने में जैसे विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से, या किसी और पदार्थ की कमी की वजह से काली पुतली में सफ़ेदी आ सकती है। इन्फेक्शन की वजह से भी काफ़ी कॉमन है कि अगर जैसे किसी को चोट लग जाती है, चोट के बाद आँख लाल वगैरह रहती है लेकिन वो ठीक हो जाती है, लेकिन उसके बाद काली पुतली सफ़ेद पड़ जाती है। तो इन्फेक्शन की वजह से काली पुतली में सफ़ेदी आ जाती है। चोट की वजह से आ जाती है कि चोट आपको किसी चीज़ से लगी है, उस वजह से काली पुतली सफ़ेद पड़ गई है। या आपकी अगर जैसे सर्जरी हुई है, सर्जरी के दौरान मतलब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से काली पुतली पे इंसल्ट हुई है, उस वजह से आपकी काली पुतली पे सफ़ेदी आ सकती है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है। अगर आपकी काली पुतली सफ़ेद है तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के माध्यम से हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब जो हमारे पास कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए या आईज़ जो हमारे पास आ रही हैं वो वॉलंटरी भी आती हैं, वो हम डेड बॉडी से, मॉर्चरी से भी लाते हैं, और कई बार हम उन्हें मोटिवेट करके भी लाते हैं। अब आई डोनेशन के बारे में जो थोड़ा सा इन जनरल मैं बताना चाहूँगा कि जो हम आई डोनेट करते हैं वो किसी की भी डेथ अगर होती है तो 6 से 8 घंटे के भीतर उसकी आई डोनेट की जा सकती है। और किसी भी एज का व्यक्ति, किसी भी सेक्स का या किसी भी कोई भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति
आई डोनेट कर सकता है। अगर उसने खुद से प्लेज कर रखी है कि मेरे मरणोपरांत मेरी आंखें आप डोनेट कर दीजिएगा, तो कोई भी उसका रिलेटिव, जो भी क्लोज रिलेटिव है, उसकी प्लेज को लेकर उसको डोनेट कर सकते हैं। अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी जैसे डेथ हुई है, वो जो व्यक्ति है वो डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है या चश्मा लगाता है या उसका कोई ऑपरेशन हो चुका है सफ़ेद मोतिया का, काला मोतिया, तो वो ये वाले सारे मरीज भी आई डोनेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो पेशेंट पूछते हैं जी कई, अब जैसे इनका ऑटो ऑपरेशन हो चुका है या इनमें काला मोतिया था या ये चश्मा लगाते थे या इनको फला बीमारी थी, तो आप एक बार आई डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी आइज़ आगे यूज़ करते हैं वो अपने टेस्ट के बाद करते हैं। तो अगर जो भी नॉर्मली 99% ये क्लियर आती है, तो हम आइज़ जो हैं वो एक इंसान की आँख, जो एक इंसान की 2 आँखें हम निकालते हैं, वो 2 से 4 लोगों में यूज़ कर सकते हैं। और ये एक और मैं बताना चाहूँगा, कभी भी ये आँखें हम खरीदते या बेचते नहीं हैं। जो हैं हमारे ये रजिस्टर्ड आई बैंक हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, वही लोग आँख इसकी निकालते हैं और वही आगे ट्रांसप्लांट करते हैं। और कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं कहता कि आप आई डोनेट मत कीजिए। सभी रिलीजन का ये मानना है कि आपको किसी दूसरे को विजन देने में आपको हेल्प करनी चाहिए। तो जो हम एक और चीज़ है इसमें कि अगर हम जो आई ट्रांसप्लांट होती है वो पूरी की पूरी आँख हम ट्रांसप्लांट नहीं करते। हालांकि जब हम लेते हैं आँख तो हम सिर्फ कॉर्निया भी ले सकते हैं और पूरी आँख भी लेते हैं। उसके अलग अलग हैं कि अगर हमने पूरी आँख ली है तो उसमें से हम कॉर्निया भी यूज़ करते हैं, जो उसका सफ़ेद झिल्ली वाला पोर्शन होता है जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, वो भी यूज़ करते हैं हम। तो जिसमें अगर हम देखें कि डेथ अगर किसी इन्फेक्शियस कॉज से हुई है, सिर्फ तभी हम मना करते हैं कि उसकी आँख आगे यूज़ नहीं हो सकती। जैसे कि अगर डेथ HIV की वजह से हुई है, एड्स की वजह से हुई है, हेपेटाइटिस बी की वजह से हुई है, हेपेटाइटिस सी की वजह से हुई है, सेप्टिसीमिया की वजह से हुई है, रेबीज़ की वजह से हुई है, ल्यूकीमिया की वजह से हुई है, उसमें हम आँख नहीं लेते हैं या पेशेंट को हम काउंसिल करते हैं कि हमें शायद ये आगे यूज़ करने का मौका ना मिले। एक दूसरा जो एक अंधविश्वास लोगों में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है कि अगर डेथ हो जाती है तो फिर आँख अगर आप निकाल लेंगे तो बॉडी की डिसफिगरमेंट हो जाएगी, फेस जो है वो डिसफिगर हो जाएगा। तो यहाँ मैं एक अलग से रोशनी डालना चाहूँगा कि इसमें हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। हम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। हमारा जो मेन मकसद है वो सिर्फ अगर हम आँख निकालते हैं तो उसकी जगह हम एक कन्फर्मर या एक आर्टिफिशियल आई उसके अंदर लगा देते हैं, ताकि देखने वाले को बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि हमने आँख निकाली है। दूसरा, कई लोग सोचते हैं कि अगर आपने आँख निकाल ली है तो वो अगले जन्म में आप अंधे पैदा होंगे। तो उसमें ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है जो कि भैया आपका अगला जन्म है। उल्टा हमारा तो ये मानना है, अगर आपने किसी को मरण उपरांत विजन आपने दी है तो अगले जन्म में तो आपको उससे भी ज़्यादा बेहतर नज़र आना चाहिए। और तीसरा ये है कि लोग कहते हैं कि अगर आपने आंखें दे दी हैं तो आप भगवान को नहीं देख पाएंगे। तो अगर आप किसी की आप हेल्प करते हैं, किसी को अगर आप विजन देने में हेल्प करते हैं, तो भगवान तो और खुश होंगे और आपको और प्रगति देंगे। तो दूसरे जो ये आई बैंकिंग है, ये किसी सिर्फ एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें खुद को एक बार देखना पड़ेगा कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी सोसाइटी है, हमें सब अगर मिलके हम काम करें तो हम ये आई डोनेशन को एक अच्छी माध्यम से प्रोपेगेंडा कर सकते हैं इसका। कि अगर जैसे आप अकेले हैं तो आप कर सकते हैं, हॉस्पिटल के माध्यम से हो सकता है, मीडिया के माध्यम से हो सकता है, गवर्नमेंट के माध्यम से हो सकता है। तो जो कम्युनिटी की तरफ से है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट है, सोशल सर्विस ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हमारा मीडिया है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, वो सभी मिलजुल के अगर काम करें तो हम इसको एक सक्सेस बना सकते हैं। आजकल हमारा मेन जो हमारा चल रहा है वो है HCRP, जिसको हम हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम कहते हैं। इसमें हमारा क्या है कि जो हॉस्पिटल डेथ्स होती हैं, हॉस्पिटल्स में ही जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ हमारे काउंसलर्स हैं, वो जितने लोगों की डेथ होती है उनके रिलेटिव्स को
थोड़ा मोटिवेट करते हैं, उनको थोड़ी जागरूकता उत्पन्न करते हैं उनमें कि आप आई डोनेट कीजिए, इससे आगे किसी का भला होगा, आगे किसी को रोशनी प्रदान की जाएगी, तो उनको ये मोटिवेट करते हैं। और इन मोटिवेशन के बाद फिर वो उनको काउंसिल करेंगे कि अगर आप देंगे तो इससे आगे 2 इंसानों को रोशनी में फ़ायदा होगा। तो वो काउंसलर्स हॉस्पिटल में ही रहते हैं, सिर्फ उनसे बात करने की ज़रूरत होती है। वो नॉर्मली खुद ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपकी जैसे डेथ हुई है, आपको ये वहाँ मिलेंगे, मोटिवेट करेंगे और आप आँखों के लिए उनको कह सकते हैं। तीसरा, हमारी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ऐसे रूल्स बनाए हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी मदद मिलती है कि इसमें हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो सोशल सर्विसेज हैं, इसमें जो NGOs हैं, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, विमेन एसोसिएशंस हैं, ये सभी अगर माध्यम से हमें अगर ये काम करते हैं, प्लेज कैंपेन ये लगवाते हैं, उन सभी प्लेज कैंपेन में अगर आप सभी प्लेज करते हैं कि हमें मरण उपरांत अपनी आंखें देनी हैं, तो हम आराम से वो कर सकते हैं। आपके जो रिलेटिव हैं वो इसमें एक हमें मदद दे सकते हैं कि वो आई ट्रांसप्लांट के, ये आई डोनेशन के बारे में अगर कुछ भी जानना चाहें, वो कभी भी हॉस्पिटल में आके कर सकते हैं। दूसरा, हमें खुद देखना पड़ेगा, अगर हम कहीं जाते हैं, किसी डेथ कहीं हुई हुई है, तो वहाँ पे हम, हालांकि ये बहुत एक संवेदनशील मोमेंट होता है कि उसमें आप किसी से ऐसी बात नहीं कर सकते हैं, बहुत ही वो मोमेंट ऐसे है कि जिसमें हमें बात करना बड़ा खुद को ही बहुत वो लगता है। लेकिन अगर आप उसके रिलेटिव से बात कर सकते हैं कि अगर वो डेथ के बाद आंखें अगर किसी के काम आ सकती हैं। हमारे अभी पीछे एक 6 महीने के बच्चे की डेथ हुई थी, तो उसके पेरेंट्स को किसी ने आके बताया कि आप ऐसे ऐसे चाहें तो आपके बेटे की आंखों से वो दोबारा किसी और को वो जीवन प्रदान कर सकता है, दूसरे को आंखें प्रदान करके वो उसी की आंखों द्वारा देखने में मदद कर सकता है। तो हमें उसमें काफ़ी मतलब देख के हैरानी हुई कि उसके फादर ने ये बड़ा, वो उसको लगा कि नहीं, मैं चाहूँगा कि मेरे बेटे की आंखें ज़िंदा रहें और वो देखे, मरणोपरांत भी वो अगर जीवन में मतलब देख सकता है तो मेरे को ये खुशी होगी। तो उसने हमारे हॉस्पिटल को कांटेक्ट किया, हमारी टीम गई और वहाँ पे हमने बार बार उनसे पूछा कि आप विलिंग हैं देने के लिए, तो उन्होंने आई डोनेट की और हमें खुशी हुई कि हम वो लेके आए और वो 2 बच्चों में हमने वो ट्रांसप्लांट की और वो आज 2 बच्चे एक उसकी वजह से देख पा रहे हैं। तो एक ये हमें एक इंडिविजुअल को ये एक मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि आपका, हमारा सबका एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अगर ये आइज़ डोनेट करवाएं तो बहुत ही लोगों को इससे फ़ायदा होगा, लोग इसमें अच्छे से देख पाएंगे जिनको आज तक कभी भी रोशनी का नहीं एहसास हुआ है। दूसरा, हमारा मीडिया भी इसमें एक जनरल अवेयरनेस पैदा कर सकता है कि अगर आपके अखबार में अगर ये पढ़ते हैं कि भैया इसको आँख की रोशनी मिल गई है जो कि पहले नहीं देख रहा था, तो वो बाद में एक जस्ट आई ट्रांसप्लांट से कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद अगर वो देखने लग गया है, अगर मीडिया वाले हमारे साथ देते हैं, अगर वो ये सक्सेस स्टोरीज़ किए छापते हैं पेपरों में, लोगों पे थोड़ा एक अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस अगर वो करते हैं, तो उससे भी एक काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है कि आई डोनेशन के बारे में लोगों को काफ़ी हद तक पता चलता है। कॉरपोरेट सेक्टर्स में ये हो सकता है, आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉरपोरेट सेक्टर्स आ गए हैं जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, आई बैंक्स को सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर कहीं से भी आई अगर हमें मिलती है तो ये नहीं है कि सिंपल हमने आई को लिया और ट्रांसप्लांट कर दिया। उसमें आपको आई को लेके उसके टेस्ट करने होते हैं, ब्लड टेस्ट कुछ करने होते हैं, उस ब्लड टेस्ट के बाद ही हम आगे प्रोसीड ऑन कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत तो खर्चा आता है जो कि इंस्टीट्यूट उठाता है, हमारी सरकार उठाती है, तो इसमें हमारे कॉरपोरेट जो बिज़नेस हाउसेस हैं वो भी एक कर सकते हैं और एक जनरल अवेयरनेस भी वो कर सकते हैं अपना प्लेज कैंपेन वगैरह लगवा के। और उससे मेन हमें फ़ायदा जो है वो है कि अगर हमारा ये सारा कुछ सक्सेसफुल होता है, अगर जितनी भी हमारे देश में डेथ्स हो रही हैं
और वो सारी अगर कन्वर्ट हो जाती हैं आई डोनेशन में, अगर हमारे पास आंखें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के माध्यम से लोगों में जिनमें कि कोई ब्लाइंडनेस, जो कि एक ब्लाइंडनेस कॉर्निया की वजह से हुई है, उसको हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट से उसको हम ठीक कर सकते हैं। लोगों में रोशनी, उसमें कॉर्निया ब्लाइंडनेस की वजह से जो वो देखना बंद कर दिया है, हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट से उनमें रोशनी दे सकते हैं। और हमारा जो मेन एम ये रहता है कि इसको हमने एक ज़ीरो वेटिंग लिस्ट देनी है, कि अगर जैसे हम कहीं किसी अस्पताल में जाते हैं, वो कहते हैं कि आज आपका कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए आपको रजिस्टर कर लेते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए वो रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो जो वेटिंग लिस्ट है वो महीना, 2 महीना, 6 महीना से ले कर साल भर तक होती है। लेकिन हमारा जो मेन एम है कि हम एक ज़ीरो वेटिंग लिस्ट लाना चाहते हैं, कि अगर जैसे जैसे जो डेथ होती है वो साथ साथ हम ट्रांसप्लांट करते जाएं, अगर वो हमारा नंबर बढ़ता जाता है तो वो ट्रांसप्लांट भी होता जाएगा। तो आज की जो हमारी मेन नीड है वो है कि अगर सारे सेक्शंस हमारी सोसाइटी के हैंड इन हैंड काम करें तो उसमें हमें भी मदद मिलेगी कि हम सारे मिलके आई डोनेशन को एक अपना रिलीजन मान लें कि हमें मरण उपरांत अपनी आई डोनेट करनी ही करनी है। तो आई डोनेशन से हमें जो कॉर्नियल ब्लाइंड पर्सन है उसको हम देखने के लिए मदद दे सकते हैं। थोड़ा सा मैं कुछ जस्ट कई चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे ये है, पिक्चर दिखा दो, कॉर्नियल अल्सर। अगर जैसे ये कॉर्नियल अल्सर है कि इसमें हम जैसे काली पुतली है, काली पुतली ख़राब हो गई है एक इंसान की, उसकी इसमें एक इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से काली पुतली पे सफ़ेदी आ गई है, तो इस प्रकार के मरीजों में हम काली पुतली का प्रत्यारोपण करके, काली पुतली को ट्रांसप्लांट करके उन्हें मदद दे सकते हैं कि वो एक बार फिर से वो देख सकें। अब जैसे ये बच्चा है, बच्चे में सिर्फ एक काली पुतली पे सफ़ेदी है, इस सफ़ेदी की वजह से वो देख नहीं पा रहा है। तो अगर हम ये काली पुतली को ही बदल दें, अगर उसमें कोई और बीमारी नहीं है, जैसे अगर पीछे का पर्दा बिल्कुल ठीक है, तो सिर्फ काली पुतली बदलने से हम उसको नई रोशनी दे सकते हैं। तो इसलिए मेरी यही विनती है कि अगर जो भी आपको, अगर कहीं पे भी आपके आस पड़ोस में या कहीं पे भी आपको कुछ भी, कभी भी आप किसी डेथ में जाते हैं, तो थोड़ा आप एक खुद भी मोटिवेट कर सकते हैं उनको आई डोनेशन के लिए, सो डैट कि मरणोपरांत भी आप किसी और को देखने के लिए आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी ये प्रेजेंटेशन समाप्त करूंगा। डॉक्टर साहब, जो समस्या आजकल है पावर को लेकर, बच्चों में खास करके दूर का जो नंबर होता है, चश्मा चढ़ जाता है, उसको लेकर लोगों में चिंता नहीं रहती है कि हम चश्मा को वियर नहीं करें बल्कि इसे लासिक और कोई अन्य सर्जरी के तहत उसमें करें। आजकल तो लोगों क्या का ये उचित है करवाना या चश्मा वियर करना चाहिए? हाँ, नहीं देखिए, लेसिक के लिए वो एक सर्जरी है, उसके लिए हमारे खुद के सभी के प्रोटोकॉल्स हैं कि लेसिक आप तभी करवा सकते हैं अगर आपकी जो एज है वो 18 साल से ज़्यादा हो, अगर आपका नंबर स्टेबल हो, और प्लस हम जब आप आते हैं तो हम काली पुतली पे कुछ टेस्ट करके देखते हैं, अगर वो टेस्ट नॉर्मल आते हैं तभी हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं कि आपको लेसिक करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो इसलिए अगर जैसे बच्चा, अगर हमारे पास कोई भी आता है, फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, सबसे पहले हमने आज उसका चश्मे का नंबर निकाला है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर विजन 6/6 है किसी भी चश्मे से, तो और रेटिना बिल्कुल ठीक है, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज की डेट में हमारे पास लेसिक है,
कल को बच्चा जब 18 साल का होगा तब क्या पता और कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे कि वो नंबर हम हटा सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बीमारी है, ये ठीक नहीं होगी, या आप आराम से उसका लेसिक करवा सकते हैं। अगर 18 साल से ऊपर की एज हो, नंबर स्टेबल हो और आपके जो अगर हम टेस्ट करते हैं वो नॉर्मल आते हैं, तो आप आराम से लेसिक करवा सकते हैं। दूसरा जो प्रयास लोग करते हैं कि आयुर्वेद के थ्रू या अन्य एक्सरसाइज के थ्रू नंबर को करेक्ट करना चाहते हैं, तो एक कहाँ तक एक सक्सेस स्टोरी है या एक जस्ट केवल प्रयास है? आजकल काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि हमने ये योगासन किया तो उससे हमारा नंबर कम हो गया, या ये हमने होम्योपैथी दवाई डाली उससे ये नंबर कम हो गया। देखिए, हमने जो पढ़ा है वो है एलोपैथी। एलोपैथी में आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं है जो नंबर को कम कर सके। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, जो ये नंबर आता है ये हमारा एक फिजियोलॉजिकल ग्रोथ की वजह से है। उसमें हमारा कॉर्निया की वजह से नंबर होता है, लेंस की वजह से नंबर होता है, तो वो हमें सर्जरी से ठीक कर सकते हैं, या ऊपर से अगर हम अलग से लेंस लगाएं उससे ठीक कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने मतलब पर्सनली आप देखे जाए तो मैंने अभी तक कोई ऐसा मरीज नहीं देखा जिसका आयुर्वेद से ठीक हो गया हो। तो आप जैसे हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ये हैं कि या तो हम चश्मे का नंबर दें, चश्मा लगाएं, या कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं, या लेसिक करवाएं। ओके, तो मतलब कोई अभी तक उस तरह से केस स्टडी नहीं हुआ है जिसके आधार पे कहा जा सकता है कि नहीं ये प्रक्रिया को भी अपना कर देख सकते हैं? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अच्छा, तो और एक कैटरेक्ट से जुड़ी हुई समस्या भी खास करके बुजुर्गों में पाया जाता है, तो कैटरेक्ट को कब तक मतलब जब पता चले या नहीं पता चलने, दो केस होता है, तो पता चलने के बाद भी लोग डिले करते रहते हैं। हाँ जी, हाँ। और नहीं पता चलने पर तो डिले होता ही रहता है। तो किस हालात में कैटरेक्ट एक भयावह स्थिति का रूप देखिए, ले पहले हमारे में ये धारणा थी, लोगों में ये धारणा थी कि वो कैटरेक्ट को पकाते थे, पकाने के बाद उसका ऑपरेशन किया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल अगर मरीज को लग रहा है कि मैं चश्मा लगा रहा हूँ, चश्मे के लगाने के बावजूद मुझे धुंधलापन है और उसमें कैटरेक्ट डायग्नोज होता है, तो और जो धुंधलापन है वो उसकी डे टू डे एक्टिविटी में उसको हैम्पर कर रहा है। कि अब जैसे अगर मान लीजिए वो ऑफिस का काम करता है तो ऑफिस का काम उससे ठीक से नहीं हो पा रहा, तो इट इज़ बेस्ट टू गेट ऑपरेटेड। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जितना इंतज़ार करेंगे आप उसको कैटरेक्ट और बढ़ेगा। और आजकल जैसे और अगर बढ़ता है तो हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसको हम आम आदमी की लैंग्वेज में जिसको लेज़र बोलते हैं या फेको इमल्सिफिकेशन हम बोलते हैं, उससे हमारे लिए भी वो हो जाता है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है उस मोतियाबिंद को निकालना। तो जितना कच्चा होगा वो मशीन आराम से वो निकाल पाएगी। और फेको से आजकल जो फ़ायदा है कि आप एक फोल्डेबल लेंस डाल सकते हैं, बिना टांके से उसका ऑपरेशन किया जा सकता है। और ये कोई बहुत बड़ा चौड़ा ऑपरेशन नहीं है, हार्डली इसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो पेशेंट को, मरीज को अगर उसको डे टू डे एक्टिविटी में उसको दिक्कत आ रही है तो उसको करवा लेना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो आजकल मेनली फेको का यूज किया जा रहा है। हाँ जी, फेको इमल्सिफिकेशन। ओके, उसमें लेंस भी कई तरह के होते हैं, कुछ इम्पोर्टेड लेंस है, कुछ यहाँ का लेंस है, और कॉस्ट भी अधिक है। तो ये लेंस का जो वेरिएशन है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है या क्यों? उसमें अब जैसे लेंस जो है हमारा इंडियन लेंस भी है, इम्पोर्टेड लेंस भी हैं, और काफ़ी कंपनियों के भी लेंस हैं बाहर की कंपनियों के। तो उसमें अब जैसे वही है कि इसमें ये नहीं है कि हम पर्टिकुलर ऐसा एक कोई लेंस डालेंगे तो उससे रोशनी कम होगी या उस लेंस से रोशनी ज़्यादा होगी। बेसिकली इसमें सिर्फ क्वालिटी का फ़र्क होता है। जैसे हम देखें, शर्टें अगर डालते हैं, एक पीटर इंग्लैंड की शर्ट है, एक रेमंड्स की है, एक वैन ह्यूसन की है सारी शर्टें, लेकिन क्वालिटी का थोड़ा बहुत फ़र्क है। वैसे ही लेंस में है। लेंस में अगर आप कोई भी लेंस डालेंगे उससे रोशनी का नहीं फ़र्क पड़ेगा, बट थोड़ा सा क्वालिटी का फ़र्क होता है। तो इसलिए हम भी मरीज़ों को ये बोलते हैं, अगर उनमें, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हैं, जो बाहर के जो लेंस हैं वो ऑब्वियसली थोड़ा इंडियन मेड लेंस से थोड़ा कॉस्टलियर होते हैं। तो अगर उनमें गुंजाइश है तो ऑब्वियसली आपको बेटर से बेटर लेंस डलवाना चाहिए, अच्छी कंपनी का लेंस डलवाना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है, जैसे हमारे इकोनॉमिकली वीकर लोग होते हैं, अगर वो इंडियन लेंस भी डलवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उससे रोशनी नहीं आएगी। ओके,
तो उस लेंस का भी एक स्पैन है कि इस स्पैन तक वो काम करेंगे और उसके बाद नहीं काम नहीं, करेंगे? लेंस जो है वो लाइफ लॉन्ग होता है। जो हमने एक बार लेंस डाल दिया वो पूरी लाइफ वही काम करता है और उसमें एज सच कोई खराबी नहीं होती है। अच्छा, तो एक बार ऑपरेशन हो गया तो दैट तो विल। वो थ्रू आउट लाइफ वही लेंस काम करेगा। अच्छा, और एक आप बता रहे थे डायबिटिक रेटिनोपैथी, वो डायबिटिक से जुड़े हुए मरीजों के लिए, हाँ, तो उसमें क्या सावधानी बरतना चाहिए डायबिटिक के लोगों को, ताकि उसमें मैं अपनी पोस्ट उसमें बता सर्जरी चुका या हूँ। पोस्ट बिफोर सर्जरी उसमें कोई परेशानी नहीं हो, जो सुविधा सहूलियतें देखिए, जो बरतें? डायबिटीज़ लोग होते हैं उनमें एक तो पर्दे पे फ़र्क आता है, दूसरा उसमें जो मोतियाबिंद का प्रोग्रेशन है वो थोड़ा नॉर्मल पीपल के, नॉर्मल लोगों के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए उनको ये एहतियात बरतनी चाहिए कि उनको शुगर अपना बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर शुगर फ्लक्चुएट होगा, अगर वो ऊपर नीचे होगा तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इट्स बेटर कि वो शुगर को कंट्रोल में रखें और हर 6 महीने में एक बार अपने पर्दे की जांच ज़रूर करवाएं। तो और प्लस उसमें अब जैसे मोतियाबिंद का मैंने कहा कि मोतियाबिंद का प्रोग्रेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इट्स बेटर कि आप जैसे जांच करवाते रहें और अगर जहां आपके डॉक्टर को लगता है कि आपका प्रोग्रेशन अच्छा हो गया है, मोतियाबिंद ज़्यादा है, तो आपको ऑपरेट करा लेना चाहिए। बट आपको शुगर तो कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा, तभी वो सर्जरी संभव हो पाएगी। ओके, तो ये तो हुआ डायबिटीज वाले मरीजों को। तो और जो आप बता रहे थे कि उसमें पर्दे पर असर पड़ता है, कुछ कुछ केसों में पर्दों में छिद्र या और अन्य तरह की भी बीमारियां उसमें कई हैं, बार तो खून आ जाता है, हाँ। शुगर की वजह से निशान बन जाते हैं। उसमें यह है कि अगर हम उनमें, अगर हमें जल्दी पता चल गया है तो हम सबसे पहले एक एंजियोग्राफी करते हैं, उससे हमें थोड़ा लीकेज का पता चल जाता है। जो खून की नसें होती हैं उसमें से खून का रिसाव हो जाता है, तो अगर वो हमें टाइम पे पता चल गया है तो हम उसको लेज़र के द्वारा ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब आपने लेज़र तो कर दिया लेकिन मेरी विजन तो वापस आई नहीं। तो लेकिन इसमें हमारा ये कहना बहुत आवश्यक होगा कि अगर जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ओके, इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक हरियाणा से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। राहुल जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। सर मैं लेसिक के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी, पूछिए। सर इसकी क्या कमियां क्या है सर? नहीं, इसमें ऐसा देखिए कोई कमी नहीं है। इसमें सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। तो उसके लिए जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि एक तो उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। दूसरा जो नंबर है वो पिछले 6 महीनों में आपका नंबर स्टेबल होना चाहिए। और तीसरा, बाकी आप अगर जैसे आई डॉक्टर को दिखाएंगे, वो जांचें वगैरह करके देखेंगे, काली पुतली की जांचें करते हैं जिसमें हम कॉर्नियल थिकनेस को देखते हैं, उसकी पैकीमेट्री जो होती है वो करते हैं, उसकी टोपोग्राफी की, उसकी कॉर्निया की बनावट कैसी है वो देखते हैं, प्लस पीछे पर्दे की भी जांच करते हैं। तो उस ये अगर सारा कुछ ठीक आता है तभी हम कह सकते हैं कि आपका लेसिक हो सकता है। ठीक है, तो अगर लेसिक हो गया तो उसका ये नहीं है कि थोड़ा सा, हम पेशेंट को ज़रूर कहते हैं कि 0.5 या 0.25 थोड़ा सा इधर या उधर नंबर थोड़ा सा रह सकता है, क्योंकि वो जो ऑपरेशन है वो मशीन द्वारा किया जाता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। जो भी आपके आमतौर पे जो भी आप काम कर रहे हैं वो बिना चश्मे के आप कर सकते हैं। एक थोड़ा सा ड्राइनेस की भी प्रॉब्लम रहती है ऑपरेशन के बाद, वो ड्रॉप से ठीक हो जाती है। ओके, सो हम लोग छिद्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो छिद्र को ठीक करने का दवा से भी किया जा सकता है या उसका केवल एकमात्र उपाय है सर्जरी? हाँ, नहीं, लेज़र से ठीक किया जा सकता है। बाकी हमें, मैं वही कहा कि एक बार हमें मतलब प्रोग्रेसिव उसका देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ जैसे वो बन रहा है, तो उसका हमने जैसे लेज़र से एक बार उसको बंद कर दिया, उसको ठीक कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक बार आपका हो गया तो आप पूरी लाइफ चैन से बैठ सकते हैं, नहीं। डायबिटीज़ में ये एक साइकिल चलता रहता है। आपको हर, जैसे आपका अब लेज़र हो गया, फिर भी आपको हर 3 महीने में एक बार अपने रेटिना स्पेशलिस्ट को एक बार दिखाना पड़ेगा। वो फिर से पर्दे की जांच करेंगे, वो फिर से अगर उनको लगा कि कोई खून की नसें बन रही हैं या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें आजकल तो नए नए तरह के इंजेक्शन आ गए हैं जिससे वो ठीक किया जा सकता है। तो आपको एक आई स्पेशलिस्ट से, रेटिना स्पेशलिस्ट से आपको एक साइकिल बनाना होगा कि हर 3 महीने में उनको जाके दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आपने अगर शुगर कंट्रोल रखना है, वैसे ही एक आई स्पेशलिस्ट को भी आपको हर 3 महीने में, 6 महीने में एक बार दिखाना पड़ेगा।
ताकि वो कंट्रोल में रहे। ताकि वो एक बार देखते रहें कि अगर कुछ बढ़ रहा है तो उसका लेज़र की आवश्यकता है या किसी इंजेक्शन की आवश्यकता है, उसका जो उपयुक्त ट्रीटमेंट होगा वो आपके आई स्पेशलिस्ट करेंगे। ओके, हरियाणा से हैं खेमपाल जी, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जनाब ऐसा मेरे नंबर लगा हुआ है जी आंखों का। हाँ जी। एक नजदीक और एक बाहर का, मतलब दूर का। हाँ जी। धुंधला होता है जी। हाँ जी। तो दिखाई भी थोड़ा लगे आज। आपकी उम्र क्या है? और यार जी साल है जी। हाँ जी। 62, 62। हाँ, तो उसमें सबसे पहले देखिए हमारा जो रहता है कि आप में मोतियाबिंद भी हो सकता है। तो एक बार आपको किसी भी जो भी आपका नज़दीकी नेत्र केंद्र है वहाँ जाके एक बार आंखों की जांच करवाइए, ताकि हम एक बार ये रूल आउट कर सकें कि आपको कोई मोतियाबिंद वगैरह तो नहीं है। क्योंकि अगर चश्मा लगाने के बावजूद अगर आपको धुंधलापन दिख रहा है तो सबसे पहला आपका जो रीज़न बनता है वो है कैटरेक्ट का। तो उसका इलाज तो फिर ऑपरेशन ही है। तो सबसे पहले एक चश्मे की जांच कराइए। अगर चश्मे में भी धुंधलापन है तो फिर उसका एक नेत्र विशेषज्ञ की जांच करवा के आप पता कीजिए कि उसमें कहीं मोतियाबिंद तो नहीं है। और अगर मोतियाबिंद है तो फिर उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है, वो किसी दवाई से या चश्मे से वो ठीक नहीं होगा। ओके, तो पहले उनको डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए, उसके बाद कुछ क्योंकि मेन रीज़न जो आफ्टर 50 का, जैसे मैंने बताया कि कैटरेक्ट ही है। तो उसके अलावा ये भी हमें जब कैटरेक्ट के लिए हम जाते हैं तो एक बार जो भी आई स्पेशलिस्ट है वो रेटिना भी देखता है कि रेटिना में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि उसका इलाज उसके अकॉर्डिंगली किया जा सके। ओके, अच्छा, आँखों का इन्फेक्शन जो है सो कभी कभी आँखों में नाक का या दूसरी चीज़ों के इन्फेक्शन के कारण में भी आँख में प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो इसका क्या इसका आजकल जैसे होता है कि नॉर्मली अगर जैसे रेनी सीजन में या जब सीज़न चेंज होता है तो एक कंजंक्टिवाइटिस जो इसको हम आई फ्लू कहते हैं वो काफ़ी फैल जाता है। तो उसमें सबसे पहले जो आपको ख्याल रखना है कि आप अपनी आँखों को साफ़ रखिए, अपने हाथों को साफ़ रखिए। नॉर्मली ये फैलता कैसे है कि अगर जैसे किसी की आंख लाल हो गई है, किसी को फ्लू है, अगर उसमें उसने अपनी आंखों को हाथ लगाया या आपने अगर जैसे रुमाल से भी उसने आंख को साफ किया है और वो उसने रख दिया है, तो उसके हाथों में, उसके रुमाल में वो सिक्रीशंस लगी रहती हैं। तो वो सिक्रीशंस अगर वो किसी और ने छुई और वही फिर उसने हाथ अपनी आंखों पे लगा लिया तो उससे वो इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसलिए थोड़ा आपको ये ख्याल रखना है कि जो जिसको ये इन्फेक्शन हुआ है उससे आप थोड़ी उसके चीज़ों को थोड़ा कम यूज़ कीजिए या नहीं कीजिए। जैसे उसका टॉवल है, हैंकी है, तो अलग होना चाहिए। आँखों को साफ़ तो रखना ही है, साथ ही साथ आपको हाथों को हर जैसे आधे घंटे में, 1 घंटे में साबुन से धोना है। और दूसरा, एक आई स्पेशलिस्ट को दिखा के आप प्रयुक्त दवाई ले सकते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जैसे केमिस्ट के पास जाके वो दवाई ले लेते हैं। तो उसमें एक ये मैं कहना चाहूँगा कि एक स्टीरॉयड आई ड्रॉप कभी भी आईज में बिना आई डॉक्टर की सलाह से नहीं डालनी चाहिए। ओके, इस पर चर्चा करेंगे। उमेश जी हैं झारखंड से, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। सर, एक मेरी बेटी है, अभी 17-18 वर्ष की हो गई है। जब 13-14 वर्ष था तो एक आँख में थोड़ा धुंधला दिखता है। डॉक्टर बोले थे कि अभी तो इसका इलाज नहीं है, देर कर गए, आगे कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो पता लगाते रहिएगा, क्या उसका कोई आगे इलाज संभव है। आपका क्या बताया क्या गया था, इलाज संभव क्यों नहीं है? बोला गया कि इसका इलाज जो है सब 8-9-10 के वर्ष के अंदर ही हो पाता है। नहीं, आँख में रोशनी इसके कब से नहीं थी? 13 साल। और पता नहीं चल पाया, और पता नहीं चल पाने के कारण वो एक चश्मा दिए कि इसको लगाइए, लेकिन अभी तक इसका कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, इसमें मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन में भी इसमें बात कर चुका हूँ। इसको हम लेज़ी आई बोलते हैं कि अगर जैसे बच्चे की उम्र 11-12 साल से ज़्यादा हो गई है और आपको पता नहीं चला है कि उसकी एक आंख से उसको कम दिख रहा है, तो फिर जो ऑलरेडी जो डेवलपमेंट हो चुकी है उसको हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसको एम्ब्लॉयपिया या लेज़ी आई या सुस्त आँख आप कह सकते हैं। इसमें जितनी रोशनी बन चुकी है वो उससे ज़्यादा नहीं बनेगी, जो बन चुकी है उतनी ही रहेगी, इससे कम भी नहीं होगी।
तो इसलिए अब जैसे उन्होंने कहा, अगर आपने जैसे चश्मे की जांच करवा ली है तो आपको ये देखना है कि चश्मे से कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है तो चश्मा लगाना चाहिए। अगर सॉरी, अगर चश्मे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मैं कहूँगा कि इससे मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आई है जो हम लेज़ी आई को ठीक कर सकें। वो आपके जो डॉक्टर कह रहे हैं, अगर पर्दे वगैरह सारा कुछ उन्होंने जांच कर लिया है तो फिर इसका कोई इलाज हम नहीं कर सकते हैं। और एक्सरसाइज वगैरह क्या करना चाहिए उनको ताकि उसमें कुछ सुधार हो सके? हाँ, नहीं देखिए, जो लेज़ी आई है वो जैसे हमने कहा कि उसका इलाज 12 साल या 13 साल की उम्र से पहले ही संभव है। कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि एक आइज़ को, जो हमारी नॉर्मल आंख है, उस पर पैच लगा देते हैं। तो हम जो दूसरी आंख है उसको मजबूर कर देते हैं कि वो देखे, वो काम करे। तो वो अगर ज़्यादा काम करेगी तो ऑब्वियसली उसमें देखने की क्षमता बढ़ती है। तो इसलिए वो लेज़ी आई का जो इलाज है, क्योंकि हमारे जो रॉड्स, कोन्स और जो रेटिना की डेवलपमेंट है वो 12-13 साल तक की हो पाती है। तो एक बार अगर वो एज क्रॉस हो गई है तो वो डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो इसलिए उस एज के बाद कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो ऑपरेशन या कोई और नहीं, वो ऑपरेशन वगैरह, क्योंकि उसमें देखा जाए सब कुछ नॉर्मल है, पीछे से डेवलपमेंटली वो आई वीक है। इस वजह से वो देख नहीं पा रही है। तो इसलिए किसी किस्म के ऑपरेशन से या किसी किस्म के चश्मे से या कॉन्टैक्ट लेंस से वो ठीक नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं बच्चों को भी, जैसे पेरेंट्स को भी, कि वो थोड़ा सा ध्यान रखें बच्चों में। वो एक बार देखें एक एक आंख बंद करके कि वो दोनों आंख से पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, या अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार आई डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अवतार कुमार जी हैं पंजाब से, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर जी, सवाल पूछिए। जी, मेरी मिसेस का वो पुतली का ऑपरेशन हुआ था। ओके, पूछिए सवाल पूछिए। हाँ जी, उनकी ना आँख में जो है वो थोड़ा सा वाइट सा नजर आ रहा है। तो इसमें ऑपरेशन आपको कितना टाइम हो गया ऑपरेशन हुए को? दिसंबर को हुआ था सर। ये अभी मतलब 8-9 महीने ही हुए हैं। और अभी काली पुतली पे फिर से कुछ सफ़ेदी वगैरह हो गई है? नहीं सर, है तो ब्लैक ही है। हाँ, क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत तो कुछ नहीं, वैसे नज़र कम आ रहा है। हाँ, देखिए, अगर हम जैसे काली पुतली बदलने वाला जो ऑपरेशन करते हैं उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि जो नज़र आएगा वो 100% वैसा ही आएगा जैसा कि पहले था। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो काली पुतली का प्रत्यारोपण करते हैं उसमें हम टांके लगाते हैं, करीबन 15-16 टांके लगते हैं उसमें। तो उस वजह से चश्मे का नंबर भी आता है। तो इसमें 100% विजिबिलिटी नहीं आ सकती है। और इसमें अगर जैसे कोई चश्मे का नंबर है तो चश्मे का नंबर हम पहले देते हैं कि अगर उससे जितना इम्प्रूवमेंट हो पाएगा उतना है। लेकिन यह है कि काली पुतली का मेन हम इसलिए करते हैं कि ताकि जो भी उनको नज़र आना बंद हो गया था उनका इतना नज़र आ जाए कि वो आराम से अपना डेली टू डेली जो भी अपनी वो एक्टिविटीज़ करती हैं वो आराम से कर पाएँ, उनमें किसी की वो मदद ना लें। इसका यह है कि आपको हर बार, हर महीने या किसी 2 महीने में आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ताकि उसमें काली पुतली में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा या कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही उसमें। ओके, तो मित्रों, आज हम लोगों ने आँखों के देखभाल, उसके कई तरह की बीमारी हैं, उसका कैसे इलाज कराया जाए, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हम लोगों ने आज किया। और मैं समझता हूँ कि जो चर्चा हुई इससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा कि आप इलाज करने से पहले ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, सुनकर इलाज नहीं शुरू कर दें, और ज़रूर डॉक्टर से दिखाने, और जो डॉक्टर बताएं उसी के फॉलो करिए। यह सिर्फ आपको ज्ञान देना था, आप तक जानकारी पहुंचाना था। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं जो आप लोगों ने आज के कार्यक्रम को देखा, और आपकी ओर से डॉक्टर अर्नेजा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से आँखों की समस्याओं के बारे में हम लोगों को बताया। थैंक यू वेरी मच।